हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 23 जून को हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपकी जो पहली यूनिट है उसमें आपको गणतंत्र के बारे में, बोधिसत्व के बारे में, कर्म के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस इस पे बनाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को प्री के लिए हेल्प हो सके। ठीक है, और ये काफ़ी छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे। इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो 100% आपको इन लेक्चर से आपको हेल्प मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो चलिए आज जो है हम गणतंत्र के बारे में शुरू करते हैं। तो बुद्ध काल में क्या है, 16 जनपदों के अलावा गणतंत्रों के अस्तित्व का भी वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? बुद्ध काल में। बुद्ध के समय इनकी संख्या 10 गणतंत्र थे, या बुद्ध के समय 10 गणतंत्र का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। ठीक है। गणतंत्र और राजतंत्रों में भिन्नता फिर अच्छा ये है, अगर तो इसमें इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर हमें जो है 4-5 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि केवल एक ही शासक होता है और कृषकों से वसूल किए गए राजस्व का एक अधिकार होता है उसके ऊपर। ठीक है। जैसे राजतंत्र का कोई राजा होगा, कृषकों से कर वसूलेगा, व्यापारियों से कर वसूलेगा, इन सब पे जो कर वसूलने का जो राजस्व मिलेगा उस पर राजा का एक अधिकार होता था। मगर गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। गणतंत्र पर प्रत्येक कबीलाए कुलीन का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती थी, और मतलब इसमें जो सभा समिति जो होती थी, जिसमें पूरे लोग जो इसमें शामिल हुआ करते थे, उनका क्या रोल होता था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि जो कर कर से रिलेटेड पहला पॉइंट हो गया। ये हो सकता है आपको मेंस वगैरह में भी देखने को मिल जाए 7 नंबर के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गणतंत्र एंड राजतंत्र। ठीक है, गणतंत्र एवं राजतंत्र में क्या भिन्नताएं थी। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, कौन सा? ये कर वाला हो गया। दूसरा पॉइंट आप खुद बना सकते हो, कौन सा? प्रशासन वाला, कि प्रशासन में जो राजा होता था उस पे उसका एक अधिकार होता था। मगर जो गणतंत्र होता था उसमें राजा का एक अधिकार नहीं होता था। राजा जो भी निर्णय लेता था वो सर्वसम्मति से नहीं लेता था, उस वो खुद का उसका निर्णय हुआ करता था। मगर गणतंत्र में जो निर्णय होते थे वो सर्वसम्मति के माध्यम से लिए जाते थे। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, राजतंत्र के पास नियमित सेनाएं हुआ करती थी, जैसा कि हमने 16 जनपदों में के काल में देखा। मौर्य वंश के पास फिर आपका मगध राजवंश जब आया, अवंती राजवंश जब आया, तो इनकी खुद की नियमित सेनाएं हुआ करती थी। मगर गणतंत्र में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र होते थे। मतलब रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, इस टाइप की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तीसरा क्या है, राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली होते थे, मगर प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। किसको? ब्राह्मणों को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक गणतंत्र। इसका मतलब ये हो सकता है कि बाद के टाइम में हो सकता है ब्राह्मण भी प्रभावशाली हो गए होंगे गणतंत्र में भी, मगर प्रारंभिक गणतंत्र में ये प्रभावशाली नहीं थे। चौथा क्या है, गणतंत्र में कार्य कुलीनों की समितियों के अंतर्गत कार्य किया जाता था। गणतंत्र में क्या होता था कि कुलीन की समितियां हुआ करती थी, उनके माध्यम से प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक कार्य संपन्न किए जाते थे। मगर राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया केवल शासक तक सीमित था। अब इसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। ठीक है, मंत्री परिषद हुआ करती थी और ये इसको सलाह देती थी। अब जो सलाह है वो राजा को मानो या ना मानो, ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। मगर गणतंत्र में ऐसा नहीं था, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता था। अब भगवान बुद्ध के समय हमें कितने गणतंत्र देखने को मिलते हैं? तो ये जो मेरे को मिला था यहाँ पे, लगभग हमें 10 गणतंत्र हमें महात्मा बुद्ध के समय देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन से थे वो 10? 10 कपिल वस्तु के शाक्य, जिससे महात्मा बुद्ध खुद संबंधित है ना। सुमारा के भग, अलकल्प के बुली, केशुपुत्र के कलाम। और ये जो केशुपुत्र के जो कलाम थे ना, इसी में आपको आदर कलाम मिलेंगे, जो भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु भी हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, और ये जो केशुपुत्र है इसको भी ध्यान रखिएगा कि आलार कलाम किस कौन से गणतंत्र से संबंधित थे। तो है ना, हो सकता है ये कलाम, इसमें ऐसा नहीं लिखा है ऑप्शन में केशुपुत्र के कलाम, केवल यही लिखा है केशुपुत्र, अलकल्प, अलकप, या सुमसुमारा, इस तरीके से ऑप्शन आपको ऑप्शन देखने को मिले हैं। तो केशुपुत्र को ध्यान रखिएगा, आलर कलाम किससे संबंधित है? केशुपुत्र से। और ये कौन थे? भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, उसके बाद कौन से आता है? वैशाली के लिच्छवी। ये जो 10 गणतंत्र हम देख रहे हैं उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली गणतंत्र जो था वो वैशाली के लिच्छवी लोग थे। ठीक है, फिर है मिथिला के विदेह, पावा के मल, और कुशिनारा के पल मल। तो मल्ल मल्ल कितने हो गए? तीन हो, दो हो गए। एक पावा के मल और एक कुशिनारा के मल। फिर है रामग्राम के कोलिए, और फिर पिपली वन के मौर्य। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट थे तो वो थे, एक तो ये पिपली वन के मौर्य, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी, फिर आपके ये केशुपुत्र के कलम। एक मिनट,
केसुपुत्र के कलाम और आपका ये कपिलवस्तु के शाक्य, ये चार इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अभी अपन थोड़ा सा देखेंगे। शासन पद्धति कैसी हुआ करती थी? अब जैसा कि आपको पता है कि यार इसमें एकाधिकार तो होता नहीं था, तो गण की कार्य प्रणाली का प्रधान एक निर्वाचित व्यक्ति होता था जिसे राजा कहा जाता था। इसका मतलब क्या है कि राजा जो होता था वो निर्वाचित होता था। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गणतंत्र में जो राजा है वो वंशानुगत या नहीं था, वंशानुगत नहीं था, निर्वाचित हुआ करता था। हो सकता है कि स्टेटमेंट में मिल जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणतंत्र के संबंध में गलत है, तो उसमें आ जाए कि राजा का जो निर्वाचन होता था वो वंशानुगत होता था। तो वंशानुगत नहीं होता था, उसका निर्वाचन होता था, समिति के माध्यम से किया जाता था, उसको राजा कहते थे, पद वंशानुगत नहीं था। राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति, जिसको बोलते थे संस्थागार, में निहित होती थी और समिति के सदस्य भी राजा कहे जाते थे। गणतंत्र में ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आगे जो है पर्ण एक जातक, मतलब पर्ण जो है एक कोई सी ग्रंथ था या जातक थी, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो लिच्छवी गणराज्य था उसकी जो केंद्रीय समिति थी उसमें 7,707 राजा हुआ करते थे। ठीक है, 777, हम साध साथ हैं, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, 777, 7,707। फिर जो चौथा पॉइंट है कि निर्वाचन जो है वो बहुमत से लिया जाता था। मन मत को क्या, हाँ ये जरूर याद रखिएगा इसमें कि मत को क्या कहते थे, छंद कहते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि लिच्छवी जो है, वो सॉरी लिच्छवी बोल रहा हूँ, गणतंत्र जो है अभी हमारे वर्तमान के जो नया वाला सिलेबस बना है ना, उसमें अलग से इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकता है। तो मत मत जो होता था, मत को क्या कहते थे, छंद। अब ये मतदान भी कोई ना कोई करवाता ही होगा, जैसे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन हमारे चुनाव करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वैसे ये मतदान जो कराता था वो एक अधिकारी होता था, उस अधिकारी का नाम क्या होता था? शलाक शलाका ग्राहक। ठीक है, ये शलाका ग्राहक। तो ये दो फैक्ट इसमें से आप याद रखिएगा। एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि जो लिच्छवी गणराज्य था उसकी केंद्रीय समिति में कितने लोग होते थे? 7,707। ये प्री में नहीं तो मेंस में हो सकता है देखने को मिल जाए आपको। तो ये तीन फैक्ट आप याद रखिएगा, 7,707। मत को क्या कहते थे? छंद कहते थे। और ये कौन कराता? शलाका ग्राहक कराता था ये मतदान। फिर न्याय प्रणाली भी केंद्रीय समिति द्वारा ही होती थी, है ना। बुद्ध कोश की टीका सुमंगल विलासिनी, है ना। अब यहाँ से देखो ये एक क्वेश्चन मिल गया आपको कि बुद्ध कोश की ये सुमंगल विलासिनी का लेखक कौन था? तो बुद्ध कोश था। ठीक है, विज्जी संघ में 8 न्यायालय अस्तित्व में थे। जो विज्जी संघ था उस टाइम पे, उसमें 8 न्यायालय देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होता था कि जैसे भी कोई अगर किसी के ऊपर आपका दोषारोपण होता था। ठीक है, दोषारोपण अगर होता था तो इसमें ये प्रक्रिया थी कि उसको ये जो 8 न्यायालय है ना, आठों की आठों से उसको आ, आरोपी सिद्ध होना पड़ता था, तो ही उसको दंड मिलता था, नहीं तो उसको दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब ये यहाँ पे क्या है, थोड़े बहुत जो ऊपर हमने गणराज्य देखे थे ना, उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे निकाल के लिखे हुए हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था कौन सा? लिच्छवी। ये गणतंत्र की बात हो रही है। ठीक है, गणतंत्रों में वैशाली सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। लिच्छवी विज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। ठीक है, अब विज्जी संघ हमने ऊपर भी देखा कि विज्जी संघ में कितने न्यायालय हुआ करते थे? 8 न्यायालय हुआ करते थे। ठीक है, और विज्जी संघ में सबसे सर्वप्रमुख गणतंत्र कौन सा था? तो वैशाली के लिच्छवी थे। इनकी राजधानी का नाम क्या था? बसाड़ ग्राम, बसाड़ नाम के स्थान पर था। और ये बसाड़ जो है वर्तमान में मुजफ्फरपुर का कोई सा गांव वगैरह है, उसमें उससे इसको वो किया है, संबोधित किया गया है कि मतलब प्राचीन टाइम पे जो बसाड़ था वो वर्तमान में हमें मुजफ्फर की कोई सी एरिया में मिलता है। भगवान बुद्ध के लिए महावन के प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। किसने? वैशाली के लिच्छवियों ने। महान ग्राम के कुटाग्रशाला। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि भगवान बुद्ध से भी संबंधित है, दूसरा गणतंत्र से भी संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर लिच्छवी राजा चेटक, एक कोई राजा था लिच्छवियों का, चेटक था वो। इसकी पुत्री थी चेलना, और कहीं कहीं पे छलना भी बोलता है। चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। ठीक है, बिंबिसार के साथ हुआ था। और बहन का नाम त्रिशाला था। अब ये त्रिशाला कौन है? ये वही आ जाती हैं जो महावीर से संबंधित है। ठीक है, फिर आते हैं कपिल वस्तु के शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य में क्या था? इनकी राजधानी कपिल वस्तु थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और फेमस भी है ये तो। इन्हें शाक्य वंशी सुकीर्ति ने स्थापित किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने स्थापित किया था। तो अब देखो, सा से शाक्य और सा से सुकीर्ति।
ठीक है, भगवान बुद्ध ने यहीं पे इसी गणतंत्र में जन्म लिया था और जैसे ही इन्होंने जन्म लिया तो कीर्ति स्थापित हो गई वहां पे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विदुगब ने किया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। हालांकि ये नेगेटिव फैक्ट है, जनरली क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव पोर्शन पे आते नहीं है कि किसने किसका विध्वंस किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर फिर भी इसको आप याद रखिएगा आप। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अ, आगे कौन सा आता है, रामग्राम के कोलिए। ठीक है, अभी रामग्राम की कोलिए इनका क्या है, तो कोलिया गणराज अपनी पुलिस पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है और कुछ खास नहीं है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल से इनकी पहचान की जाती है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल कोई सा एक छोटा एरिया होता होगा, उससे इनकी पहचान की जाती है। शाक्यों और कुलियों के बीच रोहिणी नदी बहती थी, वही इनकी वो थी, प्राकृतिक सीमा थी शाक्यों और कोलियों के बीच में। ठीक है, कौन सी नदी, रोहिणी नदी। तो रोहिणी नदी को ध्यान रखिएगा आप, रोहिणी नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। ठीक है, कि कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती थी, तो रोहिणी नदी बनाती थी। और ये भी आ सकता है कि मतलब गणतंत्र निम्नलिखित में से कौन से गणतंत्र की पुलिस व्यवस्था शक्तिशाली थी, तो रामग्राम की कोली है। तो भगवान राम से इसको आप ध्यान कर सकते हो। फिर जो बाद वाला आखिरी वाला जो इम्पोर्टेंट था वो पिपली वन के मौर्य थे। ठीक है, अब ये क्यों मैंने रखा है इसमें, क्योंकि ऐसे तो अलग अलग चीजें काफी फेमस हैं, अगर इनको शाक्यों की एक शाखा माना जाता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र है जो शाक्यों की एक शाखा के रूप में माना गया है, तो पिपली वन के मौर्य। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इसी गणतंत्र से जोड़ा जाता है। ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, तो इसलिए मैंने इसको जोड़ लिया। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही था। और ये वाला पोर्शन जो है जरूर आप देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाए। तो 23 जून के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।